मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला में स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित प्रश्नों की यह दूसरी श्रृंखला है। हम 4000 प्रश्नों का अध्ययन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है। प्रश्न देखिए, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आप वो देखें। राज्य वित्त आयोग का कार्य है कि राजस्व विभाजन स्थानीय सरकारों और राज्य सरकार के मध्य करें। पंचायत समिति के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है। पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था। कौन सा था वित्त निगम। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, रटने वाला है। पुनर्वास वित्त निगम स्वतंत्र भारत का पहला पुनर्वास वित्त निगम था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 40 है, इसको आप रट लीजिए। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की कितनी संख्या है। ये प्रश्न गलत हो गया है, इस प्रश्न को बाद में देखेंगे। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों की निर्दिष्ट संख्या कितनी है। ये 18 है नगरीय निकायों की। 11वीं अनुसूची के विषय और 12वीं अनुसूची के विषयों को आपको रटना है। कन्फ्यूजन करा करके आपको पूछते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे करिएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य लेखाधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है। इसमें जो प्रश्न है, इसमें मुख्य लेखाधिकारी से मतलब, मुख्य लेखाधिकारी से अभिप्राय जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उससे है। तो क्या करता है कि केंद्र सरकार के आय व्यय की जांच करेगा, राज्य सरकार के आय व्यय की जांच करेगा, लेकिन नगर निगम की नहीं। सरकारी उद्योगों की करता है, लेकिन नगर निगम की जांच वो नहीं करता। नगर निगम के आय व्यय की जांच वो नहीं करता, क्योंकि नगर निगम अपने आप में एक संसद की तरह या विधानसभा की तरह ही एक इनके पार्षद होते हैं, इनका अपना नियम, उनके कानून होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। इसमें अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अभी आगे के प्रश्नों में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत राज किस सूची का विषय है। पंचायत राज किस सूची का विषय है। पंचायती राज
एक सेकंड, मैं आप लोगों को ये पिछले प्रश्न पर आप जरा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? ये LM सिंघवी समिति थी, इसने सिफारिश की थी। इस प्रश्न में थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो आगे दूर होगा, आप इसको देखें। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ध्यान देने की बात है कि ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु के सभी लोग सदस्य होते हैं। सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? गांव की सड़क बनाएगी, तालाब बनवाएगी, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, कृषकों को तो किसानों को ये फाइनेंस उपलब्ध नहीं कराती है। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध जो प्रधान हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये 2 वर्ष के पश्चात ही आप कर सकते हो। 2 वर्ष के पश्चात आप ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय संरचना का एक संघटक नहीं है? इस प्रश्न को देखिए, इसमें बी जो आपका प्रखंड है, ब्लॉक लेवल, ये नहीं है। ग्राम है, जिला स्तर, मध्य क्षेत्र क्षेत्र पंचायत होती, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आप ऐसे करेंगे तो इस प्रश्न को आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निगम निकाय, कौन सा निकाय? तो आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त, अस्थायी समिति। इसमें जो विकास अधिकारी है वो निकाय की शक्ति को व्यवहार में नहीं ला सकता, मतलब वो प्रयोग नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसकी। निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? तो संपत्ति कर, वाहन कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, इनमें से कौन किस पर ये कर नहीं लगा सकते हैं? सीधी सी बात है, ये सेल टैक्स इनसे बाहर है। संपत्ति पर अब ये कर लगाते हैं, मनोरंजन पर कर लगाते हैं, वाहन पर भी कर लगाते हैं, यद्यपि वाहन जो है लेकिन लगाते यही लोग वाहन यद्यपि है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। आइए, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? सीधी सी बात है, चुना हुआ मेयर वो मेयर होता है। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो लोकतंत्र का। नीचे से योजना बनाना यह हिस्सा है किसका? ये तृणमूल लोकतंत्र का। तृणमूल लोकतंत्र का अभिप्राय होता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसको जब आप रटोगे तो फिर सही हो जाएगा। GROSSROOTDEMOCRAC। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि नीचे से योजना बनाना, इसका एक पार्ट होता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का। अगला प्रश्न आइए कि भारत का संविधान की जो अनुसूची 11 है वो किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, पंचायत से संबंधित है, 12वीं नगर निगम से, और ये 11वीं पंचायत से संबंधित है। अब आप आइए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या
ध्यान रखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और जो नगर निकाय की है, जो 12वीं अनुसूची जिससे संबंधित है, उसमें कुल 18 विषय हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन किसी बात का मत रखें। अगला प्रश्न भी उसी संबंधित, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सीधी सी बात, पंचायती राज से है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदाताओं की सूची तैयार करने का कार्य किसका है? तो राज्य चुनाव आयोग का। राज्य चुनाव आयोग ये काम कराता है। और पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये भी काम राज्य सरकार का है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? ग्राम है। ठीक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये प्रश्न है अनुच्छेद 243। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कठिन प्रश्न है थोड़ा सा अनुच्छेद रटने वाला। और भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। भाग 9, इस प्रकार इसका बी उत्तर सही हुआ। चलिए, प्रश्न को आप बार बार रिपीट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।